हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस सब्जेक्ट से, जो कि आपका सीटेट में हर साल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनसे रिलेटेड हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। तो आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट वाली क्लास होगी। तो आज के सेशन में सभी लोगों को एंड तक बने रहना है, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आकर के जुड़िए। देखिए, आप लोगों की संख्या बहुत कम है, ये गलत बात है ना। आप लोग रोज़ रोज़ रिक्वेस्ट कराते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके जुड़िए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। और इसी के साथ जितने भी चैनल पे नए आए हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है ना। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, विकल्प क्या दे रखे हैं, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल और मानव। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग कि पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण अंतर्गत की आपका क्या क्या आता है, तो इसमें वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है, इसी के साथ जो मानव है ये भी आपका पर्यावरण में आता है। बचा क्या आपका सौरमंडल, तो ये जो है आपका सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, आपको गलत कथन चूज करना है ना। तो आबू धाबी के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उनमें से गलत कथन को बताना है। तो देखिए, विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें कि जलवायु गर्म और शुष्क है, नारियल का पेड़ पाया जाता है, दिरहम आबू धाबी की मुद्रा है, पेट्रोल की तुलना में पानी वहाँ पर महंगा है। तो जल्दी से आप सभी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और इसी के साथ जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे आप सभी लोग एक बार। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आबू धाबी की, तो कह रहा है यहाँ पर कि जलवायु गर्म और शुष्क है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि ए विकल्प आपका एकदम सही है। और हमें गलत बताना है ना। बी क्या कह रहा है कि नारियल का पेड़ पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं नारियल के पेड़ की, तो ये जो है आपका ये केरल में पाए जाते हैं। सी क्या कह रहा है कि दिरहम आबू धाबी की मुद्रा है। तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है, दिरहम जो है वो आबू धाबी की मुद्रा है, ये भी कथन आपका सही है। डी कह रहा है कि पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, वहाँ का जो पेट्रोल है वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी महंगा है। तो यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो वो विकल्प भी एकदम सही है और बाकी के जो कथन आपके दिए गए हैं ये एकदम सही हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि सीटेट आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन और उसका विकल्प बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग कि ऐसा कौन सा जानवर है जो 17 घंटे सोता है। विकल्प दे रखे हैं स्लॉथ, भालू, हिरण, बाघ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो 17 घंटे आपका जीव सोता है वो है आपका स्लॉथ, जो कि एकदम भालू के जैसा दिखता है। अगर हम बात करते हैं स्लॉथ आपके पाए कहाँ जाते हैं, तो स्लॉथ जो है आपके ये अमेरिकन महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है इसी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ सभी साथी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप सभी से कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो आपकी 1 to 5th की क्लास होती है उसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे इफेक्टिव मानी गई है। कह रहा है व्याख्यान विधि, कहानी विधि, वाद विवाद या फिर योजना विधि। तो सभी साथी जल्दी से आंसर कर देंगे। जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं यानी 1 से लेकर के 5 तक, उनके अंदर कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विधि है जो काफ़ी प्रभावशाली मानी गई है। जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी साथी। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है पहले में कि व्याख्यान विधि। तो देखिए, बच्चा जो है वो 1 to 5th का है, उसे व्याख्यान देने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि बच्चा जो है वो व्याख्यान से नहीं बल्कि करके सीखने पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ए आपका नहीं होगा। बी क्या कह रहा है, कहानी विधि। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जब आप बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई चीज़ बताते हैं तो बच्चा उसे जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है,
उसे जल्दी से सीखने की भी कोशिश करता है, यानी कि विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। वहीं वाद विवाद भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और ना ही वो कोई योजना बनाने की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो प्राइमरी लेवल पे कोई योजना भी नहीं बनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये आज का एकदम नया क्वेश्चन मिला आप लोगों को, तो इसी के साथ सभी साथी जल्दी से आंसर कर देंगे कि आंध्र प्रदेश में जो आम पापड़ होता है उसे क्या कहा जाता है। और ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आपके विकल्प इसमें क्या दे रखे हैं, आम पापड़, मामिडी तांड्रा, टैपियोका या फिर आम पापड़ी। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में आम पापड़ की, तो इसे मामिडी तांड्रा कहा जाता है, यानी कि विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सीटेट शायद मेरे को लगता है 1-2 शिफ्ट में पूछ चुका है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं टैपियोका की, तो टैपियोका को और क्या कहते हैं, तो टैपियोका का अन्य नाम जो है वो कप्पा भी है, इसी के साथ इसे कसावा भी कहा जाता है और इसे आप साबूदाना के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि स्किटपो गांव कहाँ स्थित है। विकल्प दे रखे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चांगथांग या फिर मनाली। तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्किटपो गांव की, तो ये जो है आपका लद्दाख में पड़ता है, यानी कि विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा। जो आपका स्किटपो गांव है ये लद्दाख में पड़ता है। देखिए अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बिहू त्यौहार का पहला दिन क्या कहलाता है। तो आप सभी साथी जल्दी से बता दीजिए कि बिहू फेस्टिवल जो होता है उसका पहला दिन क्या कहा जाता है। कह रहा है उरीका, उडुपी, उकारू या फिर उरुका। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए जो असम का बिहू फेस्टिवल है, वहाँ का जो बिहू फेस्टिवल आपका मनाया जाता है उसका जो पहला दिन होता है उसे उरुका कहा जाता है, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है ना, सबसे इफेक्टिव तरीका आपको बताना है बीज अंकुरण के लिए। कह रहा है कि बीज अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बी कह रहा है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी कह रहा है कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। डी कह रहा है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कर देंगे। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं बीज अंकुरण की, तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा होगी, तो कह रहा है कि इसमें बीज अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने। तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है। बीज अंकुरण का जब तक आप अवलोकन नहीं करेंगे तब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं लग पाएगा। और उसी के साथ उनका चित्र बनाने की गतिविधियों में बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए कहना। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो देखिए कक्षा में आप बच्चों को अंकुरित बीज तो दिखा देंगे, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव तरीका नहीं होगा ना। बच्चा जब तक खुद से करके चीज़ों को नहीं सीखेगा तब तक उसे क्या पता चलेगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात हो गई। तो अगर आप बीजों के फ़ोटो दिखा देंगे तो क्या बच्चा ऐसा सीखेगा, वो तो सिर्फ देख के ही उसको आनंद ले लेगा उसका, है ना। तो ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो देखिए हालांकि बच्चा थोड़ा बहुत सीखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। जब तक आप उसे प्रोजेक्टिव मेथड से करके नहीं दिखाएंगे तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा किसी चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर चरणों को प्रदर्शित करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम बात करते हैं देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दुबोइया नामक सांप की प्रजाति किस देश में पाई जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए दुबोइया नामक सांप की प्रजाति पूछ रहा है। तो देखिए इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि इन्होंने अपने 2-2 मुंह बना लिए हैं ना। तो ये जो दुबोइया नामक सांप है आपका, तो आपको बताना है कि ये किस देश की प्रजाति है। विकल्प दे रखे हैं आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर हांगकांग। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी।
तो देखिए जो आपकी दुबोया नामक सांप की प्रजाति है ये आपकी भारत की प्रजाति है, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, तो आपको यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। बहुत अच्छे से आंसर करेंगे आप लोग देख के। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। बी कह रहा है कि ब्यूटी विटामिन का नाम विटामिन ई कहलाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पेलाग्रा विटामिन B1 की कमी से होता है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें क्या कथन गलत दे रखा है, हमें गलत वाला देखना है। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो विटामिन डी की कमी हो जाती है जब, तो इससे रोग कौन सा होता है, तो देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है, ये आप सभी को पता है। तो इसी के कारण जो है वो हड्डियाँ और जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं शरीर की वो वीक हो जाती हैं। बी कह रहा है कि ब्यूटी विटामिन का नाम विटामिन ई कहलाता है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि आपको जो ब्यूटी विटामिन है वो विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। सी कह रहा है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। डी कह रहा है पेलाग्रा विटामिन B1 की कमी से होता है। तो देखिए जो आपका पेलाग्रा रोग है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पेलाग्रा रोग है ये किसकी कमी से होता है। तो देखिए ये B1 की कमी से नहीं बल्कि ये B3 की कमी से होने वाला रोग है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेलाग्रा रोग जो है वो B3 की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं B1 की, तो जो आपका B1 है ये आपका बेरी रोग होता है ना। तो जब आपका B1 की कमी हो जाती है तो बेरी नामक रोग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे। यानी कि एक पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें कौन सा चैनल देखने के लिए सजेस्ट करेंगे। विकल्प दे रखे नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, आप सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, जब आपको बच्चों को पर्यावरण अध्ययन देखने के लिए कोई चैनल सजेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसे नेशनल जियोग्राफी भी देखने के लिए कहेंगे, इसी के साथ एनिमल प्लैनेट भी देखने को बोलेंगे, और जो आपका डिस्कवरी चैनल है इसमें भी आपका सब पर्यावरण से रिलेटेड और काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब इन्हीं चैनलों के अंदर दी जाती है। यानी कि विकल्प डी जो होगा आपका वो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मेघालय के निकटवर्ती राज्य कौन सा है। विकल्प दे रखे हैं असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मेघालय के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, तो वो है आपका असम, यानी कि विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सांप ध्वनि को कैसे महसूस करता है। हवा से, कानों से, कंपन से या फिर मुंह से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते ही, बहुत गलत बात है ना। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो उनका भी बेनिफिट ही होगा ना, ऐसा तो नहीं उनका लॉस हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दिया करिए बिना कहें। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सांप ध्वनि को कैसे महसूस करता है, तो जो सांप होता है आपका वो कंपन यानी कि वाइब्रेशन के थ्रू जो है ध्वनि को महसूस करता है, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को मेल नहीं करता है। यानी कि इसमें आपको ये देखना है जो मेल नहीं कर रहा है वो भी किसके लिए, संरक्षण के लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना है। ए कह रहा है कि मुरब्बा अनार, दाल, पापड़, दूध, पनीर, कच्चा आम और अचार। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो देखिए यहाँ पर खाद्य वस्तु के संरक्षण की बात हो रही है, यानी कि जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनको स्टोर करने की बात हो रही है कि उन्हें आप कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मुरब्बा यानी कि अनार का, तो देखिए अगर आप अनार का मुरब्बा बनाएंगे तो उसे काफ़ी दिन तक स्टोर किया जाता है, यानी कि ये विकल्प तो आपका सही है। बी कह रहा है कि दाल के पापड़ बना के आप उसे स्टोर कर सकते हैं।
तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप दाल के पापड़ बना देते हैं तो उसे आप जो है कई दिनों तक एक जार में भर के स्टोर कर सकते हैं, तो ये बात भी आपकी सही है। सी कह रहा है कि अगर आप दूध से पनीर बनाएंगे तो क्या आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं? तो देखिए आप लोग ज़्यादा दिन तक नहीं उसे स्टोर कर पाएंगे, उसे आप 1 से 2 दिन सिर्फ रख पाएंगे, क्योंकि दूध है जो कि आपका महक जाता है ना, तो इस वजह से ये विकल्प आपका नहीं होगा। डी कह रहा है कच्चा आम अचार, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। जब आपका कच्चा आम होता है तो आप उसे सुखा करके उसका अचार बना के डिब्बे में स्टोर करके रख लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी जो है यही सही ढंग से मेल नहीं कर रहा है, यानी कि यही इसका आंसर होगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन हो सकता है? विकल्प दे रखे हैं कलचिड़ी, फाख्ता, शक्करखोरा या फिर कौआ। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाने वाला पक्षी है जो कि अपना घोंसला बनाता है वो है आपका कौआ, यानी कि विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कोयल की, तो कोयल इतनी होशियार होती है कि वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है अपने, वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है ना, तो देखिए वो कितनी होशियार है। बात करते हैं अगर हम फाख्ता की, तो फाख्ता जो है आपका ये कैक्टस पौधे के मध्य अपना घोंसला बना करके वहाँ पर अंडे देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? कह रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके, या फिर वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए में कि उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो देखिए जो आपका वाद्य यंत्र यानी कि जो बीन है वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो भागने लगती है तो उससे उसको पहचान जाएगा ना, तो उसकी गति देखकर भी नहीं कर सकता, यानी कि ये तो नहीं होगा आपका। बी कह रहा है उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर। सांप की नाक तो होती नहीं जो बीन को सूंघ लेगा और उसे पहचान जाएगा ना, तो ये बात भी नहीं है। सी कह रहा है कि वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो देखिए वो कोई सॉन्ग तो बज नहीं रहा है उसमें जो उसको जो है वो सुन करके पहचान लेगा। डी कह रहा है कि वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जब आपका सपेरा बीन बजाता है तो उससे जो ध्वनि के अंदर जो कंपन होती है यानी कि वाइब्रेशन होती है, तो उसी के थ्रू जो है वो सांप सुन करके अनुक्रिया करता है, यानी कि विकल्प डी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। विकल्प दे रखे हैं नाइट्रोजन, ग्लूकोज, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे क्लास को। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पत्तियां जो आपकी हरी होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आपको बताना है ये कौन थे। विकल्प दे रखा ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रेल, रोनाल्ड रॉस या फिर चार्ल्स डार्विन। तो जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जिन्होंने ये बताया है कि मच्छर के पेट के अंदर झांक करके कि मच्छरों के द्वारा ही जो आपका मलेरिया रोग है ये फैलता है, और इसी के लिए उन्हें जो है वो 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये थे आपके रोनाल्ड रॉस, यानी कि विकल्प सी जो है आपका वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो इन्होंने मटर के दानों पर अपना प्रयोग किया था। अगर हम बात करते हैं जॉर्ज मिस्ट्रेल की, तो ये जो थे इन्होंने वेल्क्रो बनाया था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक महिला दानों को भूसी से अलग करना चाहती है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि एक महिला है जो कि दाने को मतलब भूसी से अलग कर रही है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू ये कर रही है? विकल्प दे रखे हैं आसवन विधि, निष्पादन विधि, पृथक्करण विधि या फिर इनमें से सभी।
तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि निष्पादन विधि। तो देखिए निष्पादन विधि को अगर आप लोग हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ये विनोइंग दिया रहेगा, इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ से आप पहचान लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। विकल्प दे रखे हैं टाइफाइड, एड्स, एनीमिया या फिर टिटनेस। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि जो आपका दूषित जल है उसको पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो देखिए जब बात आती है दूषित जल पीने की तो इससे जो आपका रोग होता है वो होता है आपका टाइफाइड, यानी कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं दूषित जल की तो इससे और कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए इससे होता है आपका पेचिस, पेचिस के साथ साथ ही आपका क्या हो जाता है हैजा, हैजा के साथ ही आपका जो अतिसार रोग है आप सभी जानते भी होंगे। तो ये जो हैं ये सब आपके दूषित जल पीने से ही होने वाले रोग हैं ना। अगर हम बात करते हैं एड्स की तो एड्स जो है वो आपका एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। अगर हम बात करते हैं एनीमिया की तो एनीमिया जो है आपका ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है। और बात करते हैं अगर हम टिटनेस की तो ये जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। अभिप्रेरित का मतलब है मोटिवेट करने का जो शिक्षण संकेत है वो क्या माना गया है। विकल्प दे रखे हैं कक्षा में अधिकतम अनुपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, गृह कार्य पूरा करना। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए अगर बात आती है अभिप्रेरित शिक्षण की, यानी कि जो आपका मोटिवेट टीचिंग होती है तो उसका जो एक संकेत माना गया है तो इसमें कह रहा है कि कक्षा में अधिकतम अनुपस्थिति। तो देखिए जब कक्षा में बच्चे ही नहीं आएंगे तो मोटिवेट करने की कोई बात ही नहीं उठेगी वहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं आपका। बी कह रहा है कि कक्षा में एकदम खामोशी। तो जब आप कक्षा में चुप बैठे रहेंगे मुंह बंद करके अगर आपको बैठा दिया जाएगा तो क्या इससे कोई अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। तो इससे भी नहीं होगा, तो यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प सी के साथ। देखिए एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत वही होता है जब बच्चा एक्टिव होकर के शिक्षक से प्रश्न पूछे। जब बच्चा जो है वो शिक्षक से प्रश्न पूछेगा तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी और टीचर को भी अच्छा लगेगा, जो कि एक प्रकार से अभिप्रेरित करेगा बच्चों को कि तुम और क्वेश्चन पूछो, और टीचर क्या करेगा वो उन्हें उनके सारे प्रश्नों के उत्तर भी देगा। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है अभिप्रेरित शिक्षण के लिए। डी कह रहा है गृह कार्य पूरा करना। तो देखिए गृह कार्य पूरा करने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं आई है ना। तो देखिए ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि, और विकल्प आपके दे रखे हैं कि बगुला भैंस को डराना चाहता है। क्या ऐसी बात है कि बगुला भैंस को डरा देगा? वो इतनी बड़ी सी होती है और वो इतना छोटा सा नहीं डरा पाएगा ना, तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। बी कह रहा है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध। तो ये बात आपकी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है। देखिए क्या होता है जब बगुला होता है जो भैंस की पीठ पर जब बैठ जाता है तो उसके, आपने भैंस के देखा होगा छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, तो बगुला क्या करता है उसके साथ सहजीवी का संबंध निभाता है, यानी कि बगुला जो होगा वो उन कीड़ों को खा जाएगा जिससे कि भैंस को भी कोई नुकसान नहीं होगा और बगुले का पेट भी भर जाएगा ना। तो ये जो सहजीवन है ये आपका सहजीविता कहलाता है। और इससे रिलेटेड हर साल सीटेट ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है। और वो किसी भी वे में पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी वे में पूछे ना। आगे भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या आगे भी सही है। सी कह रहा है कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने में मदद करती है। तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि भैंस जो है वो बगुले को घुमाने के लिए अपने पीठ पर बैठा लेती है ना, तो ऐसा भी नहीं है। डी कह रहा है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है। तो देखिए उसके यहाँ कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है उसकी पीठ पे जो बगुला जो है वहाँ पे बैठ के अपना मनोरंजन कर लेगा, तो ये बात भी आपकी गलती होगी। यानी कि विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि डांडी यात्रा के संदर्भ में निम्न पर विचार करें।
और आपके विकल्प क्या क्या दे रखे हैं इसमें कि यह घटना 1935 ईस्वी की है। इससे अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की है। धूप से समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। तो देखिए, जब बात आती है दांडी यात्रा की, तो ये जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें विकल्प क्या दे रखा है, यह घटना 1935 की है। तो देखिए, ये जो घटना थी ये 1935 की नहीं बल्कि 1930 ईस्वी की घटना थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि इससे अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आपकी धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो समुद्र का जल वहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े बड़े जो है वो खेत टाइप के बनाए जाते हैं, और उसमें जो समुद्र का पानी है जब वो काफ़ी लहरें तेज़ होकर के जब आता है तो उसमें पानी भर जाता है, और वही पानी सूख करके वहाँ पर एक सफ़ेद सफ़ेद आकृति ले लेता है। उसी के द्वारा जो है उसके अंदर नमक बनाया जाता है। यानी कि ये भी जो है आपका एकदम सही हो रखा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के सही आंसर की, तो विकल्प बी और सी ये दोनों ही सही हैं, जो कि आपका चौथे में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर एक जो टीचर है वो मैंग्रोव जो पादप होते हैं यानी कि मैंग्रोव वन, उनके तलाश के लिए विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कह रहा है गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र में। बी कह रहा है कि मरुद्भिद क्षेत्र में। सी कह रहा है लवणोद्भिद दलदल में। डी कह रहा है कि ठंडे क्षेत्र में। तो देखिए, जब भी बात आती है मैंग्रोव पादपों की, तो ये जो होते हैं आपके ये लवणोद्भिद दलदल में पाए जाते हैं ना। तो इस खोज के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। यानी आपका जो भूमिगत जल स्तर है उसके हानि का क्या कारण है। कह रहा है कि नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं, वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भूमिगत जल स्तर की, अगर हम इसके क्षीणता के मुख्य कारण की बात करते हैं तो इसमें दे रखा नदियों का रुख बदला तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, नदियाँ अपनी वहीं की वहीं हैं और बांध भी वहीं के वहीं हैं, और बांध अब तो काफ़ी ज़्यादा बनाए भी जा रहे हैं आपके बांध। तो ये कारण तो इसका नहीं होगा ना। बी कह रहे हैं कि वर्षा का कम होना। तो वर्षा का कम होने से भी कोई मतलब नहीं है, ना ही वृक्षों के आवरण का कम होना है। यहाँ पर भूमिगत जल स्तर की बात हो रही है, ना कि वृक्षों की ना। तो ये भी नहीं होगा। विकल्प डी है इसमें सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग करना। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और आयोग ने भी आपका यही आंसर माना था इसका। विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी अपना स्कोर भी बताएंगे कि क्वेश्चन 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और कुछ लोगों ने बताया भी था, अपना स्कोर भी शेयर किया था, लेकिन सारे के सारे नहीं शेयर करते हैं, कुछ ही बच्चे अपना जो है स्कोर शेयर करते हैं। तो ये गलत बात है, देखिए ना। इससे आपको भी नहीं पता चल पाएगा और मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी बेटर है। तो इसी के साथ सभी को आज की क्लास का स्कोर बताना है कि कितना स्कोर रहा है, और सभी को क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके साथ और भी बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का बेनिफिट उन्हें मिले। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।